वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो वो सेल कहाँ रहती है? जॉइंट पे रहती है। कहाँ रहती है? जॉइंट पे। ओके सर। मैं भी तेरे को थोड़ा सा और शेयर करके बताता हूँ। सर मंडे को सर फ्रेंच रेवोल्यूशन का सर रिवीजन करा देना। कब? मंडे? मंडे को। और एग्जाम कब है? सर ट्यूसडे। एक दिन में कहाँ हो पाएगा? एक काम कर सकते हैं कि आज इसको ब्रेक सर लेके आज कर सकते हैं। बताओ। यस सर, आज करवा लो फिर। ओके, सर ठीक पीपल है। एज अ रिसोर्स आपने करवाया चैप्टर? हाँ करा दिया। ह्यूमन रिसोर्स का था उसमें टोटल सारा। चाहिए तो बता देना, कर देंगे हम, ट्यूसडे वेंसडे कर देंगे। सर तुम्हारा आप लेकिन मेरा काम सर आप फ्रेंच है। रेवोल्यूशन करा दो, मेरा मंडे को है। गुड इवनिंग किसका सर। मंडे को? किसका मंडे को? अनंत? सर मेरा भरत, भरत का है मंडे को। भरत? अच्छा, अनंत का ट्यूसडे को। तो चल फ्रेंच रेवोल्यूशन कराता हूँ। यार ये बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, मेरे को इतना गंदा हो रहा है। एक मिनट होल्ड करना जरा, मेरे पास एक और इलाज है इसका। हाँ यस, ये पता है तुम लोग क्या है? ये माइक्रो फाइबर है, माइक्रो फाइबर। ये मैंने यस सर, ये 2010 में लिया था, 2010 में। ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ पुणे से लिया था, 450 रुपीज का, एक एग्जीबिशन से। वहां एग्जीबिशन बहुत लगते थे पुणे में। ये माइक्रो फाइबर का बना होता है। अब तो बोर्ड चेंज करने का टाइम आ गया है। अब अपन लेंगे डिजिटल बोर्ड। एक्सप्लोर कर रहा हूं मैं कौन सा वाला लेना है। सर नेपोलियन उसके से पहले सर जर्मनी के लोग कबीले में रहते थे। नहीं, नेपोलियन से पहले तो वहां पे लुईस 16 का राज नहीं था। तो जर्मनी। अच्छा जर्मनी की बात कर रहे हैं। नहीं कबीले तो नहीं थे, पर 300 स्टेट्स थे। कबीले तो नहीं कह सकते, पर 300 स्टेट्स थे, मतलब इतने सारे स्टेट्स थे, सर वो लोग जिसको कि मॉडर्न थे। नेपोलियन ने जीतने के बाद 39 स्टेट्स में कर दिया था। 39 उनको बोल दिया था प्रोविंसेस। सर वो लोग मॉडर्न थे या फिर पिछड़े हुए थे? तब तक तो इतने तो मॉडर्न हो गए थे थोड़े बहुत, जंगली नहीं थे। इनफैक्ट रोमन एम्पायर जो था ना, रोमन एम्पायर 100 एडी में, रोमन एम्पायर को जिन लोगों ने बर्बाद किया था 453 एडी में, वो जर्मन ट्राइब्स थी। सर वो जर्मन वो ट्राइब्स थी। सर बारबेरियन। वो बारबेरियन से। एक वो आती है कॉमिक्स, मेरी तो बड़ी फेवरेट है, उसका नाम है एस्ट्रिक्स। किसी ने नाम सुना है एस्ट्रिक्स करके? एक सर मैंने कॉमिक्स है उसकी मूवीज भी देखी है। एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स के अंदर जो फ्रेंच के ऊपर बार बार, जूलियस सीजर के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं एस्ट्रिक्स के कबीले के लोग, ये वो फ्रेंच लोग हैं और जर्मन लोग हैं। क्लास 9 आज तो हो रहा है एसएसटी हिस्ट्री। अब तो भैया मैं तो तुम्हें फ्रेंच रेवोल्यूशन तो मेरे प्लेलिस्ट में है क्या? एक बार चेक करेगा? एनीबॉडी हु कैन चेक इट? सीसीएल कर्नल्स क्लास 9 चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखना है क्या प्लेलिस्ट में? सर नहीं तो है। फिर नहीं होगा तो फिर मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से कराऊंगा फिर। लेकिन स्टोरी की तरह ही कराना पड़ेगा, टाइम कम है। स्टोरी की तरह ही कराना पड़ेगा। चलो जो बीच में कुछ होगा तो बता दूंगा। एस्ट्रिक्स की बहुत बहुत फनी वो आती है कॉमिक्स। उसमें एक बंदा होता है ओबिलिक्स, बहुत सारे उनके नाम ही ऐसे सबके। ओके, मैं तो एनडीए में था तब भी पढ़ता था, बहुत अच्छी लगती थी मेरे। चलो जी शुरू करें, इसको बाद में कंटिन्यू कर लेंगे बायोलॉजी को। हाँ चलो, लेट मी टेक आउट द बुक एटलीस्ट फर्स्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन। सर मेरा थर्सडे को साइंस का भी है। हाँ तो आज इसको करा देते हैं और मंडे सर एपिथेलियल खत्म हो ट्यूसडे जाएगा 2 दिन में। हो जाए। एपिथेलियल तो कर लिया खत्म, अब एपिथेलियल तो कुछ बचा भी नहीं।
अब तो सिर्फ हमारा वो कनेक्टिव टिश्यूज बचे, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और वो मसल टिश्यू। सर, बस उतना ही था एपिथेलियल। हैं? सर बस उतना ही था एपिथेलियल में। एपिथेलियल तो खत्म कर दिया। देखो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इधर, देखो इधर, मैंने पहले खोल लिए थे तुम्हारे लिए नोट्स। देखो एपिथेलियल तो खत्म हो गया, मतलब ये देखो, ये देखो, लुक हियर, ठीक, टिश्यूज की बात कर रहे हैं हम पे, डेड सेल्स, प्लांट एनिमल ग्रोथ, ये सब मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। कर लेना रिवाइज को, नोट्स भेज दिए हैं, दोबारा भेज दूंगा। जो मेरे नोट्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट रहता है, कुछ कुछ ट्रिक रहती है, कुछ ना कुछ छोटा सा शॉर्ट में समरी रहती है। बजाय बुक पढ़ने के वो पढ़ लोगे तो काफी फर्क पड़ेगा। लेटरल, इंटरकैलरी, एपिकल, ये मेरे एनसीईआरटी वाले नोट्स हैं। कैम्बियम, फैम्बियम, ये फिर ये वैक्यूल्स, रेस्ट्रिक्ट सेल डिवीजन। वैक्यूल्स क्यों नहीं होते मेरे एपिकल में? क्योंकि सेल डिवीजन को रोकते हो। ये देखो पूरा पूरा बहुत, ये भी अच्छा है, जाइलम फ्लो है पूरा, ये कर लिया था हमने। हाँ ये देखो, एक अभी पूछ रहा था ये अपना कोलन काइमा, भरत पूछ रहे थे। भरत इधर देखो, ये देखो, ये जो वॉल है ना, ये थिकनिंग साइड है, ये कोलन काइमा है। ये पैरन काइमा है जो कि प्लांट के अंदर है, खाना वाना स्टोर कर रहा है। ये है कोलन काइमा, इसके अंदर ये सीमेंट है, लिग्निन। ओके, नेक्स्ट कम्स, हाँ ये नेक्स्ट कम्स दिस, ये कर लिया हमने ये सब। ये देखो जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम ट्रैकियार्ड्स। वेसल ये मोटा पाइप होता है, ट्रैकिया छोटा पाइप होता है, मैंने क्लास में बताया तुम लोगों को। ओके, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ गए, कंपेनियन सेल वगैरह हो गई, फ्लोएम की, यहाँ तक खत्म हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव मस्कुलर, 4 तरह के टिश्यू होते हैं। स्टमक के अंदर लाइनिंग है, इस लाइनिंग के अंदर आपके मसल फाइबर है, मसल फाइबर कर दिया है। मसल 2 तरह की, वो तो मसल अभी नहीं बात कर रहा हूँ, आगे बताऊंगा। एपिथेलियल टिश्यूज है, सारी के सारी बॉडी की कैविटीज को कवर करते हैं। देख रहा है इधर अनंत, एपिथेलियल टिश्यूज, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, कल समझा दिया मैंने। ये स्क्वामस है, ये सिंपल स्क्वामस। इसके बाद ये आ गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइन, जो हमारी स्किन है। ओरल कैविटी में भी होती है, वेजाइना में भी होती है, फीमेल वेजाइना में, ओरल कैविटी में, और साथ में हमारी स्किन तो है। एक और जगह है जहां पे होती है। ओके, उसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल हमने डिस्कस किया था। देखो क्यूबॉइड क्यूब की तरह लगती है, नीचे से बेस मेम्ब्रेन है, ऊपर क्यूबॉइडल है। कोलमनार बिल्कुल कॉलम की तरह है। लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, तो जहां भी सिक्रीट हो रहा है मामला, वहां क्यूबॉइडल। जहां सिक्रीट और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, वहां कोलमनार। कोलमनार मैंने बोला था, कॉलम सकिंग पाइप से सक कर रहे हो, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो और दूसरा मैं तुम्हें ये बताया था, सिलिएटेड, जहां पे सिलिएटेड कहां पे है, हमारा पूरा जो विंड पाइप का सिस्टम सब में सिलिएटेड है। फेलोपियन ट्यूब में बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बस यहाँ पे आते ही तुम्हारा वो खत्म हो जाता है एपिथेलियल। ये देखो इतना ही है, बस एक पेज का एपिथेलियल दे रखा है एनसीईआरटी में, हमने तो फिर भी बहुत टाइम दिया इसको। अब यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे। इसमें बोन आती है, एपिडर्मिस, वो एरियोल टिश्यू आते हैं, एडिपोज टिश्यू आते हैं, लिगामेंट, टेंडन, ये सब आते हैं, वो बाद में बात करेंगे, नहीं तो फिर आज हम इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ गया अपना अनंत? नोट्स मैंने भेज रखे हैं, ये ओसवाल वाले नोट्स है, करो इनको सब भी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ओसवाल वाले नोट्स मैंने निकाल लिए। चलो दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। मैंने ये चैप्टर करा दिया था अच्छे से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन चलो दोबारा से करते थे। अब यार कहानी सुनाऊंगा, देखो अभी थोड़ा सा वो नोट्स बनाने में फिर टाइम लग जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1 है कि 2 है? 1 ही है, 1 है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन? सर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1, ओके। चलो गाइस, मैं प्रेजेंट भी करता रहूंगा, सर स्टोरी मुझे सर सुनाता एक रहूंगा। वाटरलू का सर बहुत अच्छा वीडियो वहाँ भेजा था हमारे स्कूल वाले सर ने, तो सर मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया।
वो अच्छा किया तुमने, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, ये वीडियोस के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वीडियोस के साथ ये होती है कि हम उसमें हमारी लर्निंग वैल्यू तो कम होती है। अब वाटरलू के ऊपर 3-4 चीजें हैं बस। वाटरलू 1815 में हुआ था, नेपोलियन ने लड़ाई करी थी। नेपोलियन के जो खिलाफ थे उनको मैं पी बार बोलता हूँ, बार में बैठ के पी, बहुत लोग होता है पी बार। कौन कौन था? प्रूशिया, ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्री जो है इन्होंने मिलकर हराया था। पी बार कंट्रीज का नाम है। और कहाँ हराया था? जगह का नाम था वाटरलू। वाटरलू में लड़ाई हुई थी और इन चारों की कंबाइंड आर्मी ने नेपोलियन को हरा दिया था। उसके बाद नेपोलियन को कैप्चर कर लिया, सेंट हेलेना आइलैंड पर रखा गया था। 6 साल वो जिंदा रहा वहां पे और फिर मर गया 21 में। वाटरलू के बारे में आपके सिलेबस में बस इतना ही चाहिए। और वाटरलू में क्योंकि 1815 में हार गया, तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था चार्ल्स मैटरनिक, उसने एक सभा बुलाई, एक कांग्रेस बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसको बोलते हैं वियना कांग्रेस, क्योंकि वियना कैपिटल ऑस्ट्रिया की, जहां का वो चांसलर था, प्राइम मिनिस्टर था, राजा नहीं था, प्राइम मिनिस्टर था। और वहां जाके उसने सब कुछ जाके फिर फ्रांस की जो बैंड बजाई है, फ्रांस को चारों तरफ से तोड़ दिया, काट दिया, चारों तरफ से घुमा दिया, फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया, ताकि कल को कोई दूसरा नेपोलियन पैदा ना हो सके। अनंत, बट आई विल वॉच दैट वीडियो। सर क्या ऋषित? सर नेपोलियन सर वो नाटा था सर, ये एक अफवाह है या फिर सच है? बिल्कुल सच है। जितने दुनिया में, जितने वर्ल्ड की हिस्ट्री में जितने लोगों ने गदर मचाया ना, जिन्होंने साले ने बहुत गदर मचाया, ज्यादातर लोग नाटे थे। नाटे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनका हाइट होती है कम, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं। कभी देखना तुम, जो नाटे लोग हैं ना बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनको अपना बात कहने के लिए ना बहुत जोर से बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो बंदा लंबा तगड़ा ना, वो ऐसे ही बोलता है ओए हट, वो कम बात करते हैं। तो हिटलर हुआ चाहे नेपोलियन हुआ, इन लोगों ने बहुत गदर मचाया। सर हिटलर तो नाटा नहीं था। हिटलर नाटा था। हिटलर की हाइट काफी कम थी, 5 फीट सम इंचेस। नाटा मतलब है जो बंदा 5.25 के काट, 5'10" का बंदा नाटा नहीं है, 5'7", 8" का बंदा नाटा नहीं है, उसके नीचे नाटा। सर हिटलर की हाइट तो 5'9" थी। 5'9" नहीं थी, 5'9" रही होगी, पर जनरली हिटलर को भी छोटे उसमें हाइट में। मैं देख लूं सर, एक मिनट यस तेरे सर। को देख रहा हूँ। अह, दोस्तों एक मिनट रुकना, ये मैटर भी सेटल हो जाए, देन आई विल चेंज माय व्यू। हाइट ऑफ हिटलर, हाँ 175 है। 5'9" है। 5'9" ही हुई, ठीक है। तो हिटलर को भी पता नहीं लोग क्यों नाटा बोलते हैं, या मेरे को यह गलत याद होगा। तो 5'9" तो कम नहीं है यार, 5'9" तो ठीक ही है, या तो साले जूते पहन के करा लिया होगा, बहुत बदमाश आदमी था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स एंड देन आई विल टेल यू द स्टोरी। ऑलराइट गाइस, कहानी शुरू होती है। ठीक। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ यार, एग्जाम है 2 बंदों का, बायोलॉजी का प्लान था खालिद, लेकिन ये कह रहे कि सर रिक्वेस्ट है करा दो, क्योंकि एक का मंडे को एग्जाम है, एक का ट्यूसडे को एग्जाम है, ये वाला आ रहा है चैप्टर। ओके गाइस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहला रेवोल्यूशन है। इससे पहले कहीं किसी भी देश के लोगों ने अपने राजा को हटा के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का प्लान नहीं किया था। हुआ क्या कि समवेयर अराउंड 1600 समथिंग, एक्चुअली रेनेसां एक वर्ड यूज किया जाता है। पहले जो एंशियंट टाइम थे, एंशियंट टाइम के बाद डार्क पीरियड आया। एंशियंट टाइम थे अराउंड 700 एडी से पहले, सॉरी ये मतलब बीसी का जो टाइम था एंशियंट पीरियड, उसके बाद कुछ 700 तक का टाइम जो है एंशियंट में माना गया। और उसके बाद 700 से लेकर 1700 का टाइम मॉडर्न, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री में आता है। मेडिवल हिस्ट्री के भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है डार्क एरा, बोलते हैं उसको, डार्क पीरियड, जो कि 700, 900, 800, 900, 1100, 12 तक चलता रहा। 12, 1300 तक आते आते, यानी 1396, 1400 तक आते आते इटली के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, उसको बोलते हैं रेनेसां। रेनेसां के अंदर नए नए विचारक, नई नई फिलॉसफी, नई नई बुक्स
शुरू हुई। प्रिंटिंग प्रेस का तभी के तभी उस वक्त जर्मनी के अंदर इन्वेंशन हुआ था, आई थिंक 1400 समथिंग। बुक्स छपने लगी, बाइबल की कॉपी छपी, बुक्स की कॉपी छपी, लोगों में बुक्स बंटने लगी, तो लोगों का दिमाग काम करने लगा। लोग हिस्ट्री के बारे में सोचने लगे, ज्योग्राफी के, साइंस के, आर्ट्स में, हर चीज में एक तरफ से तूफान आ गया, रेनेसां बोलते हैं उसको। होते होते वो चलते चलते धीरे धीरे साइंस की तरफ बढ़ा और नए नए इन्वेंशन आने लगे। स्टीम का इंजन आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया। सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ इंग्लैंड को, क्योंकि प्रोटेस्टेंट कंट्री था, ज्यादा प्रोग्रेसिव था सोच में, वहां ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे थे और धीरे धीरे वहां पे प्रोग्रेस ज्यादा होने लगी। बाकी का यूरोप कैथोलिक था, प्रोग्रेस तो हो रही थी लेकिन थोड़ी हो रही थी। फ्रांस तो बिल्कुल जर्मनी इंग्लैंड के साथ ही है, बीच में 40 किलोमीटर का रास्ता है और जो सी का चैनल है। फ्रांस में भी नए नए आइडियाज आने लगे। तुम लोगों को पता होगा ब्रिटेन में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी 1688 में, वहां एक इट इज कॉल्ड सर सबसे पहले डेमोक्रेसी तो सर उसमें आई थी ना, ग्रीस में। ग्रीस में आई थी, पर वो 2000 की बात, वो तो बीसी की बात है, 2050 की बात है, 500 बीसी की बात है, मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। तो वहां पे फ्रांस के अंदर भी लोग आने लगे, इंग्लैंड के अंदर तो आ गई थी 1688 में। वहां का राजा था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो राजा ने खुद ही पार्लियामेंट को पावर दे दी थी, पार्लियामेंट ने थोड़ा उस पर प्रेशर डाल दिया था। फ्रांस के लोगों को भी आइडिया आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, नई नई फैक्ट्रियां लग गई, नया सब शुरू हो गया, लेकिन साथ के साथ मोनार्की अपने हाथ ऐसे करती जा रही थी। लुई 15 जो था उसकी डेथ हो गई थी 60, लुई 16 पैदा हुआ था आई थिंक। अब देखो डेट थोड़ा सा मेरा मेरा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि आज अचानक तुम लोगों ने पूछा तो मैं ब्रश अप नहीं कर पाया। आई थिंक 69 में तो 54 में पैदा हुआ था, 1754। और 15 साल की उम्र में इसकी शादी होगी, ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी, मैरियोनेट, एंटोनियो मैरियोनेट ऐसा नाम था शायद। तो 15 साल की उम्र में इसकी शादी होगी, उसके बाद इसके फादर की हाँ इसके फादर की डेथ हो गई और मेरे ख्याल से 74 में ये 20-21 साल की उम्र में राजा बन गया। अब ये बात बहुत गहरी बात है, ये समझने वाली बात है। इस बंदे को कुछ एक सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, इनको बच्चे नहीं होते थे, इसकी एक सर्जरी बाद में हुई थी, उसकी वजह से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये शुरू शुरू में बहुत परेशान और कुंठित रहता था अपने अंदर, इसकी मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं थी। तो उसकी वजह से इसकी जो रानी थी वो महलों में वो टाइम पास कैसे करे अपना, वो मतलब इनका हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी। तो वहां पे पैलेस बनाया गया था, उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइस, जो कि पेरिस से 15 किलोमीटर बाहर है। पैलेस वर्साइस में वहां पे दे दबा दब पैसे की बर्बादी हो रही है, वहां पार्टियां हो रही है, वहां कुत्तों की शादी कराई जा रही है। वहां एक नया फैशन चला था पेरिस की लेडीज में, जो रॉयल लेडीज थी, कि बाल हेयर डू बोलते उसको, बालों का ऐसा गुच्छा बनता है, उसमें 4-5 घंटे लगते हैं ना, बंदे बाल बनाते थे, उसमें पैसे ऐसे लगते थे, सब कुछ था, वहां पार्टियां हो रही है, सब कुत्तों की शादी जैसे मैंने बोला, ये सब चल रहा था। उसके लिए चाहिए पैसा, साथ में इनके पास आर्मी भी थी, आर्मी थी उसका खर्चा, स्टेट को चलाने का खर्चा। और एक गलती कर दी लुई 16 ने, क्योंकि ब्रिटेन से दुश्मनी थी फ्रांस की। उस वक्त अमेरिका में ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन में अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी। चार्ल्स ने ब्रिटेन को नीचे करने के लिए, सॉरी लुई 16 ने ब्रिटेन को नीचे दिखाने के लिए अमेरिकन की हेल्प की, जो नेशनलिस्ट अमेरिकन थे, जो कि ब्रिटेन को भगाना चाहते थे, हराना चाहते थे कॉलोनी से, 13 कॉलोनी से। और उसमें इस बंदे का 2 बिलियन लिवरे का खर्चा आया, जो कि वहां की फ्रांस की वो थी। तो काफी पहले से ही देश कर्ज में डूबा हुआ था, ऊपर से इस पे और इसने बोलेगा। फाइनली इंग्लैंड आजाद हो गया, आई थिंक 85 में आजाद हो गया, 85 में आजाद हो गया। 74 से लेके 85, 75 से लेके 85 तक की लड़ाई शायद चली, 76 से। इसको लगता था कि अमेरिका मेरी बाद में हेल्प करे, करी नहीं, लेकिन इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए अपने ऊपर और कर्ज ले लिया। अब ऐसी कहानी चलती रही, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, ये सब चलता रहा। ये सब होते होते 1789 में हम आते हैं। 1789 आते आते लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि खाना वाना मिल नहीं रहा था, बहुत सीवियर विंटर हुई थी, और राजा उन पे टैक्स लगाया जाता। तो इस बंदे ने नया टैक्स लगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई, और ये पिछले 200-300 साल से ये रूल था
कि जब भी राजा को नया टैक्स लगाना पड़ेगा तो मीटिंग बुलाई जाएगी 3 स्टेट्स की। पहला स्टेट तो किंग, स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट स्टेट किंग, सेकंड स्टेट चर्च और क्लर्गी, और थर्ड स्टेट में नॉर्मल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जो कि इन्होंने चार्ल्स 14 के टाइम पे थोड़ा प्रेशर डाल के उसके ऊपर ये बनवाया था रूल कि भाई हम लोगों को भी शामिल करो तुम। तो पैलेस ऑफ वर्साइज के अंदर स्टेट सर फर्स्ट स्टेट थी चर्चेस, सेकंड स्टेट नोबेलिटी और थर्ड स्टेट नॉर्मल पीपल्स थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, याद आ गया मेरे को, याद आ गया बिल्कुल। फर्स्ट स्टेट था चर्च और क्लर्गी, सेकंड था नोबल्स जो कि राजा के, रॉयल लोग नहीं थे, रॉयल के नीचे थे, लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह वगैरह। अब आज तुमने सडनली मेरे को बोला, हो सकता है मेरे को 2-4 पॉइंट इधर उधर हो जाए, तो लेकिन वो बुक से तुम लोग से करेक्ट कर दोगे, मुझे बता देना, करेक्ट कर देना मेरे को। तो और थर्ड थे ये नॉर्मल पीपल। अब पैलेस ऑफ वर्साइज के अंदर जब मीटिंग हो रही है, बुलाया गया है लोगों को, तो वहां पे ये बात मेरे ख्याल से मई की है, 5 मई की, मई 5 मई को इसने बंदे ने बुलाया था। एक मिनट, मेरे को, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, उसकी फोटो देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस बंदे ने जब बुलाया वहां पे, तो वो जो आई थिंक 800 के करीब थर्ड उसके वो थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको कोई वहां बैठने को नहीं दिया गया, कोई गार्ड अंदर नहीं घुस, हैं 600 तो नहीं 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 नहीं, अच्छा एक मिनट दो मेरे को, हाँ चलो, वो जो पिक्चर थी मेरे पास देखने मिल जाएगी, सो बुक में भी दे रखी पिक्चर। सो भैया इन लोगों को बुलाया, नया टैक्स लगाना था वहां पे। तो राजा ने कहा भाई तीन तीन स्टेट है, तीनों की एक एक वोट है। अब तक क्या होता था, जब भी होता था इकट्ठा, चर्च और नोबल्टी इकट्ठी हो जाती थी, क्योंकि नोबल्टी तो राजा से ही पावर ले रही थी अपनी, राजा ही उनको लैंड वगैरह बांटता था, और क्लर्गी चर्च को राजा खूब दबा के पैसे देते थे पहले। इंडिया में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है, क्योंकि वो चर्च हमेशा बोलता था राजा भगवान है, राजा की बातों को बुरा मत मानो, राजा जो कह रहा है उसको करो, टैक्स टाइम से देते रहो। वो राजा की हेल्प करते थे, राजा उनको पैसे देते थे। तो इस तरह से 2 टैक्स। तो किंग ने कहा भाई चलो वोटिंग करते, एक वोट क्लर्गी की, एक वोट नोबल्स की, और एक वोट तुम लोगों की, थर्ड स्टेट वालों की। उनको पता था 2-1 से हम हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हर एक बंदे की वोट लो। तो राजा ने मना कर दिया। अब ये लोग थर्ड स्टेट वाले गुस्से में आके और बाहर आ गए। ये अपना वर्साइज का जो पैलेस था उसमें एक टेनिस कोर्ट था, वहां जाके जम गए लोग, और वहां जम के इन लोगों ने बातचीत शुरू करी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर, ये नहीं होगा। नेशनल कांग्रेस बना दिया था उसको। हाँ, और जो इकट्ठे होके बैठे, अपना आपको एक नया नाम दिया कि हम है नेशनल कांग्रेस, नेशनल असेंबली, और कांग्रेस नेशनल असेंबली, हम है नेशनल असेंबली, और अब हम एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और राजा को उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इनको बनाते बनाते थोड़ा टाइम लगा, मेरे ख्याल से ये अगस्त हो गया था आके आते, जून जुलाई, हाँ अगस्त में जाके फाइनल हुआ था। तो लेकिन इसी बीच क्या हुआ, राजा को लगा कि यार ये तो मेरी पावर खतरे में है, उसने अपने बंदों को इधर उधर बुलाना शुरू कर दिया। सेना को बोला पेरिस में थोड़ा ध्यान रखो, कहीं भी कुछ भी गदर हो सकता है। इससे पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी 1614 में हुई थी, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पहले मीटिंग हुई थी। तो 5 मई को ये बात हो गई, 20 जून तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, और टेनिस कोर्ट के अंदर ये चलता रहा ड्रामा। 14 जुलाई को किंग ने आर्मी बुलाई पेरिस में और बोला थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ अटैक हो सकता है, ये तो घूमते रहो। लोगों ने जब आर्मी को देखा, लोगों ने लगा कि शायद राजा ने हमें मारने के लिए आर्मी बुलाई। तो पेरिस के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा एक काम करते, हमें इन लोगों से लड़ना होगा, उसके लिए हमें चाहिए हथियार। और हथियार कहाँ रखे रहते हैं लोगों को ये पता था, एक फोर्ट था, बैस्टील फोर्ट था पेरिस के अंदर। बैस्टील फोर्ट राजा का जेल खाना भी था,
जहां वो उन लोगों को बंद करके रखता था जहां पे जिनको उनको टॉर्चर करना होता, मारना होता था, जो उसके खिलाफ बात करते थे। तो लोगों की नजर में बैस्टिल फोर्ट जो है एक तरह से इविल चीज थी, एक गंदी चीज थी, राजा की ताकत का गलत सिंबल था, बैड सिंबल था। तो सारे लोग, हजारों लोग पहुंच गए और उन्होंने 14 जुलाई को बैस्टिल के ऊपर अटैक कर दिया। गए थे वो लूटने के लिए गोला बारूद, वहां गोला बारूद थोड़ा बहुत मिला हुआ ले लिया उन्होंने, और प्रिजनर वहां टोटल मिला के 14 प्रिजनर थे। लेकिन लोग इतने जोश में थे, उन्होंने बैस्टिल के पत्थर भी उठा के ले आए वो, और उसको बाद में उसको बेचा गया एज ए सोवेनियर, कि देखो बैस्टिल फोर्ट को हमने तोड़ दिया आज, ये लो पत्थर खरीद लो, याद रहेगा, तुम्हारे आने वाली जनरेशन याद रखेंगे। ठीक, ओके। अब राजा घबरा गया इतना सब कुछ देख दाख के। 4 अगस्त को ये जो जनरल असेंबली थी, ये जाके पहुंची राजा के पास, बोला भाई साहब सुनो, अभी हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हें इधर ही सेट कर देंगे, तुम्हारी कोई बात चलेगी नहीं, फिर हम लोग पूरा अटैक कर देंगे। तो राजा ने 4 अगस्त को एक डिक्री निकाली। डिक्री मतलब ऑर्डर होता है, रॉयल ऑर्डर बोलते हैं उसको, रॉयल डिक्री। और उसके अंदर 2-3 चीजें थी। पहला था कि जो लैंडलॉर्ड लोग पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाते थे, फ्यूडल टैक्स, अब वो नहीं लगेगा, साइड कर दो उसको। दूसरा, चर्च ने जितनी जमीन अपनी कब्जा रखी है देश की, वो सारी जमीन खाली करो, अब हम इसको गरीबों में बांटेंगे। तो ऐसे कहते हैं 2 बिलियन लिवरे की वर्थ की लैंड जनरल असेंबली के पास आ गई थी। और दूसरा, 2-3 और चीजें थी। लैंडलॉर्ड कोई टैक्स नहीं देते थे, फ्यूडल्स नोबल्स कोई टैक्स नहीं देते, क्लर्गी कोई टैक्स नहीं देता। ऊपर से क्लर्गी लोगों के ऊपर टीथे करके एक टैक्स लगाती थी, 1/10 क्लर्गी लगाती थी। तुम बोले क्लर्गी का टैक्स लगाना क्या मतलब है, इसको साइड करो, हटा दिया उसको, टीथे को हटा दिया। तो 4 अगस्त की डिक्री में 3 चीजें मेन हुई, फ्यूडल टैक्स हटाया, टीथे हटाया, और जमीन जो चर्च के पास थी वो ले ली। अब थोड़ी सी सफलता मिल गई इन लोगों को। अच्छा, 5 अक्टूबर, ये बात है अगस्त की। तो हम कहानी कहाँ शुरू हुई थी, 5 मई से कहानी शुरू हुई। 20 जून तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला इनका टेनिस कोर्ट में, राजा ने आर्मी बुलानी शुरू कर दी। 14 जुलाई, याद रहेगा 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है। 14 जुलाई को, इनफैक्ट इसने बंदे ने अमेरिका से हेल्प मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने हेल्प नहीं करी इसकी, जबकि अमेरिका के चक्कर में $2 बिलियन का वो ले लिया और ब्रिटेन से लड़ाई भी ले ली मोल। 14 जुलाई को बैस्टिल पर अटैक, 4 अगस्त को डिक्री पास करवा दी राजा से, और 5 अक्टूबर, एक महीना एक दिन बाद, पेरिस की सारी वुमेन मार्च करती हुई पहुंची पेरिस पैलेस ऑफ वर्साइस में, जो खाना नहीं मिल रहा था लोगों को, लोग भूखे थे। ऐसा कहते हैं कि पेरिस में जब खाने की कमी थी तो क्या नाम इसका, मैरी एंटोनेट, ये गई थी पेरिस में अपनी शाही बग्गी में बैठ के, तो लोग उस गाड़ी के पीछे भागे, ब्रेड 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 ब्रेड। तो इसने अपने ड्राइवर से पूछा, या जो भी साथ में था, कि भाई ये ब्रेड ब्रेड क्यों चला रहे, तो उसने बोला इनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि इनको ब्रेड दे दो, हेल्प करो इनकी। तो मैरी ने बोला था कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट केक्स। तो ये लेवल उन रॉयल फैमिली का उस वक्त था, दिमाग उनका क्या खराब था। सर केक भी तो ब्रेड से ही बनेगा, हैं? केक हाँ, भी तो तो केक ब्रेड। तो बनेगा ना, बेवकूफ को ये नहीं पता, उसको तो लगता था मेरा महल है जैसे, क्योंकि ब्रेड खत्म होगी तो केक खा लेंगे। तो 5 अक्टूबर को सारी के सारे वुमेन, ज्यादातर वुमेन थी, बहुत उसमें कुछ सोल्जर्स भी थे, मेन भी थे, मतलब सोल्जर नहीं, मेन थे, फार्मर्स। इन्होंने मार्च किया पेरिस से लेके पैलेस ऑफ वर्साइस तक, 15 किलोमीटर मार्च किया, और जाके इन्होंने घेर लिया। सबसे पहले ऐसा कहते हैं ये पहुंचे मैरियो, तो पैलेस ऑफ वर्साइस बहुत बड़ा था, राजा का अलग चैम्बर था, रानी का अलग सेक्शन था, ऐसा था पूरा। तो सबसे पहले रानी की जहाँ थी वहां पहुंची है औरतें, लेडीज, इन्होंने अटैक किया। तो रानी भाग के गई कहाँ, जहाँ राजा सो रहा था, नहीं मेरी, तो ये भाग के वहां पहुंचे, तब तक वो लोग वहां पहुंच गए, पकड़ लिया गया, राजा को पकड़ लिया, राजा को पकड़ के जबरदस्ती बोला भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो वहां परेशान हो रहे हैं पेरिस के अंदर, तुम यहाँ महल में मजे करो, चलो हमारे साथ। इसको बंदे को लेके आ गए गाड़ी में, और इसके साथ कुछ वहां उसे सोल्जर तो उनको मार दिया। यहां तक का ये हुआ कि कुछ लोगों के सर जो है, जो भाले का नेजा बोलते हैं वो उर्दू में उसको, और इंग्लिश बोलते हैं स्पाइक, जो ऊपर रहता है, कुछ लोगों के सर इन्होंने उस पर लटका रखे थे। ये देखो, मैं थोड़ा शेयर भी करता रहूंगा साथ साथ, थोड़ा बीच में इंटरेस्टिंग सी तुम्हारे, ताकि तुम्हारे ब्रेन में घुस जाए। ये देखो, ये वुमेन मार्च कर रही है, देख रहे हो,
और हाथ में इन्होंने ले रखे नाइफ, बहुत सारे लोगों के सर काट के इन्होंने इस पे रखे हुए थे। ओके, सो दिस इज अच्छा, ये घटना ध्यान रखना 1789 की है, 1789 की है घटना ये। देखो ये अटैक कर दिया सब, देख रहा है, ये लेके आ गए सबको। ऋषि दिख रहा है? यस सर। लोगों की गर्दन वर्दन ऊपर ना, लोगों को काट के ना, सर्वर काट काट के इनको थोड़ा सा ऊपर ऐसे लेके, बड़ा बड़ा खतरनाक मंजर था मतलब वो, जब लेके आ गए इधर। ओके, लेके आ गए पेरिस में, और कहाँ रखा उसको? पैलेस ऑफ टुलेरीज था। पैलेस ऑफ टुलेरीज में इनको बोला पूरी रॉयल फैमिली को, इधर बैठ जाओ। अब हम बताएंगे क्या होगा। और रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि 1791, अब 2 साल, अब राज्य किसका हो गया? नेशनल असेंबली का राज्य हो गया। वहां कौन लोग बैठे हुए हैं? जो अलग अलग जगह से चुन के आए, इलेक्टेड पीपल। अब उसमें वोटिंग वोटिंग नहीं थी, एक गांव से एक बंदा चला गया, इस गांव से वो बंदा चला, भाई तू हमारा नेता, तू जा, तू हमारा लीडर, भाई तू जा, ऐसे करके 2 साल के अंदर भाई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब इस बीच में क्या हो रहा था कि वहां पे एक और थिंकिंग चल रही थी, बहुत लोग ऐसे बन के आ रहे थे, वो कह रहे थे पुराने ऑर्डर को बिल्कुल खत्म करो, ये सिस्टम चल रहा है सर बोलने का, मैडम बोलने का, इसको खत्म करो। हम लोग तो सिर्फ एक, उन्होंने 2 वर्ड निकाले थे, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या थे। और ये हमारी जो, हमारे फ्रेंच जो कंट्री है, इसको अलग अरे से मोन्जर करके कुछ था। कुछ तो था, ये यून करके था, मैं देखता हूँ अभी क्या। ओके, अंकल क्लास है कल, विभोर सर लेके, लंबी क्लास होगी तुम्हारी 90 मिनट्स की, और परसों भी रिवीजन करवाना मैं तुम लोगों का। ओके दोस्तों, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब हो क्या रहा था, नेशनल असेंबली को ऐसा लग रहा था, तुम लोगों ने मैप तो देखा है ना, फ्रांस कहाँ पे? देखो दोस्तों, देख लो, ये जरूरी है समझना कि फ्रांस कहाँ पे, मैं शेयर कर रहा हूँ। सर यूरोप फ्रांस में के साथ में कौन से वाले कंट्रीज है, एक बार देख लो। ये देखो, फ्रांस, ये है हमारा इधर, हाँ ये फ्रांस, फ्रांस इधर है। फ्रांस के साथ ये इंग्लैंड, यहाँ पे यूके। फ्रांस के साथ में है जर्मनी, इधर है ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया, और प्रूशिया। प्रूशिया एक्चुअली जर्मनी को प्रूशिया बोलते थे, प्रूशिया जर्मनी के थोड़ा ऊपर प्रूशिया था, यहाँ प्रूशिया था, यहाँ, और ये ऑस्ट्रिया। क्योंकि प्रिंसेस तो ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, ये जो प्रिंसेस थी ये ऑस्ट्रिया की थी। लोगों को बड़ा शक रहता था कि ये प्रिंसेस कुछ ना कुछ करके अपने भाई के साथ मिलके राजा को यहाँ से कुछ करवा देगी, हमारे ऊपर आर्मी अटैक करवा देगी, और हुआ भी। ये कुछ जासूस पकड़े गए, जिससे पता चला कि ये जो लुई 16 की जासूस हैं, और ये जाके उससे बात कर रहे हैं, किससे? ऑस्ट्रिया के का जो गवर्नर है, ऑस्ट्रिया का प्रिंस है, जो कि प्रिंसेस का भाई था, और प्रूशिया का जो राजा, उनसे कुछ तालमेल घालमेल चल रहा है कि भाई अटैक करो हमारे ऊपर, हमें बचाओ यहाँ से, और मेरे को वापस गद्दी पे बैठाओ। तो लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, और 1792 में लोगों ने टुलेरीज पे अटैक कर दिया, जहां रॉयल फैमिली रह रही थी। गार्ड्स को मार दिया, किंग को अरेस्ट कर लिया। किंग के ऊपर थोड़ा वो चलाया गया, मुकदमा चलाया गया कि भाई तुमने देशद्रोह किया है, ट्रेजन बोलते उसको, ट्रेजन, वॉर अगेंस्ट द कंट्री, कि दूसरे लोगों को तुम बोलो कि यहाँ अटैक करो। तो 21 जनवरी 93 को इसको मार दिया गया। 21 जनवरी 1973 को इसको, एक मशीन चली थी उन दिनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, लुई 16 को मार दिया गया। लुई 16 को फांसी चढ़ा दिया गया। और वहां उन दिनों एक मशीन चली थी, उसको बोलते गुलिटिन, गुलिटाइन, ये एक बंदे ने इजाद करी थी मशीन। देखो ये मशीन, इस बंदे ने इजाद करके अच्छा काम किया कि खराब किया काम किया, भाई तुम बताओ मेरे को। चलो, ये मशीन निकाली थी ना, लोगों को मारने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है, मेटल बुलेटॉइन बोलते। नहीं माही से पूछ रहा हूँ, माही, ये ऐसे मशीन में लटका लगा देते बंदे को ऊपर से, फिर बहुत बड़ा एक नाइफ टाइप का आता था, गर्दन काट देते थे उसका। हाँ माही तुम बताओ, ये अच्छा था कि बुरा था? माही, यस सर। बुलेटिन जो एक किसी ने इन्वेंट किया था, ये इट वाज अ गुड मशीन और बैड मशीन? बुरी। बुरी कहेंगे ज्यादातर लोग। हाँ खालिद आप बताइए। सर अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छी थी, बताऊं क्यों? इससे पहले लोगों को कैसे मारा जाता था? लोगों को क्या करते थे, उनके हाथ पैर काट देते थे,
या फिर एक बोलते थे एक लेग में रस्सी बांधी इधर, एक लेग में इधर, हॉर्स को बोला और दोनों हॉर्स को डंडी मारी, वो बंदा ऐसे, मतलब बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। एक डॉक्टर थे गुलेटिन, उन्होंने बनाई थी मशीन ये, और उन्होंने कहा यार कम से कम बंदे को मारना है ना तो ऐसे तो मार दो ताकि उसको पेन ना हो, कि बंदा ऐसी गर्दन लगी ऊपर से आएगा, इतना भारी आता था वो जो ब्लेड आता था ऊपर से, ठक से उसकी गर्दन कट जाएगी, खत्म हुआ कहानी यार, बंदा मर गया, को पेन तो नहीं होगा। तो एक तरह से माही ये एक अच्छी चीज मानी गई इतिहास में, हिस्ट्री में। ओके ओके सर। तो भैया उसको गुलेटिन पे चढ़ा के 21 जनवरी को मार दिया गया 93 को। इसी बीच क्या हो रहा था, हाँ जी सर, इंडिया में जैसे फांसी लगाया जाता है, गिलोटिन यूज क्यों नहीं किया जाता? एक्चुअली उसको बारबरिक माना जाता है बहुत ज्यादा, अब आज के स्टैंडर्ड से वो बारबरिक है, सैवेज है, किसी की गर्दन आप ऐसे नहीं है, तो फांसी में तुम देखना उस बंदे का मुंह ढक देते ताकि उसकी शक्ल किसी को दिखे ना, और बारबरिक मतलब वो है कि जितना हो सके उतनी तरह से उसको, मतलब मारना तो है ही, कई जगह इंजेक्शन यूज करते हैं, और इंडिया में कहते हैं कि वो तरीका सबसे क्विक है, मारने का सबसे क्विक तरीका वो है फांसी। ओके चलो बाद में बात कर लेंगे उस बारे में। ओके ओके तो नई इलेक्शन हुआ, नई असेंबली बन के आई, अब इलेक्ट होके आई, और 1792 में हुई एक पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड है, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड के अंदर पहली मीटिंग हुई, और इस असेंबली को बोला गया, इसका असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। कन्वेंशन के अंदर, अच्छा, और इसके अलावा 21 जनवरी 93 को तो मरा था बंदा, लेकिन इससे पहले सितंबर महीने में मोनार्की एबॉलिश कर दी गई, फ्रांस में रूल लिख दिया गया कि अब से राजा की कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं, जितनी पावर है सारी की सारी नेशनल असेंबली के पास रहेगी। पैलेस डे कन्वेंशन, पैलेस डे ला कॉनकॉर्ड के अंदर पहली मीटिंग हुई, और वहां जो बंदा जिसके पास ज्यादा पावर आई उसका नाम था मैक्समिलियन रोज़ेपियर। मैक्समिलियन रोज़ेपियर ने संभाल ली गद्दी, तो सब याद आ रहा है धीरे धीरे। पावर अपने आप ले ली, मैक्समिलियन रोज़ेपियर ने सारी पावर अपने पास ले ली। अच्छा स्पीकर था, बहुत अच्छा बोलता था, इनफैक्ट यहां तक की बात है कि ये बंदा जिस कॉलेज में पढ़ता था ना, जब वहां स्टूडेंट था ये, तो वहां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था एक बार, तो लुई 16 ने इसको प्राइज दिया था उस कॉलेज में जाके। ये बात, वकील था वो पेशे से, और बाद में धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, ऊपर चलता गया, और धीरे इतना फेमस हो गया कि ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन फ्रांस इन 1794। तो 92 से 94 तक इस बंदे ने इतना टेरर मचा दिया कि उसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। और जहां इसका जो ग्रुप बैठता था वहां एक चर्च था, उसका नाम था सेंट जेकब, एक सेंट माने गए ईसाई धर्म में, वहां चर्च था, वहां इनकी मीटिंग होती थी, तो इनके ग्रुप को बोलने लगे लोग जेकोबियन, और पूरे फ्रांस में जगह जगह जेकोबियन क्लब खुलने शुरू हो गए। जेकोबियन क्लब में क्या करते थे बंदे फालतू, मतलब मेरी यहाँ तो लोग पता, मैं तो टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू बकवास में, जैसे जो करते रहते लोग पॉलिटिक्स भी, मोदी है वो, मैं तो उसमें घुसता नहीं। वहां पे लोग बैठ के ये फालतू की बातें करते थे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब कुछ लोग कहना है फालतू, मेरे कह रहा हूँ फालतू, बट कुछ लोग कहना है नहीं नहीं, उसी से तो फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी के आइडियाज नए नए आए। चलो जैकोबियन क्लब तो खुल गए हर जगह, लेकिन एक जैकोबियन क्लब सबसे फेमस था जो रोज़ेपियर का था। मैक्समिलियन रोज़ेपियर ने भाई साहब बैंड बजा दिया लोगों का। अगर कोई ये भी बोल देता ना, उसका मेरे को वर्ड याद नहीं, यूटीएन या तो कुछ तो बोलते थे उसको, कि अगर किसी ने सर या मैडम वर्ड यूज कर लिया, सर मैडम वर्ड यूज करने से भी उसको जेल में डाल देते और मैडम, हाँ मैडम, तो मॉसियो मैडम, तो नाम बोला था मंजर तो सर अभी भी यूज होता है फ्रांस में, मिशूर, हाँ उसका प्रोनाउंसिएशन मिशूर। तो ये हो गया भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये अब रिपब्लिक तो बन गया, और साथ में रोज़ेपियर ने अपनी सारी पावर अपने पास ले ली। ओके, लेकिन रोज़ेपियर के दुश्मन बहुत हो गए, इसके खुद के पार्टी के लोग दुश्मन हो गए, क्योंकि जिसको मर्जी मरवा देता था, हर बंदे को उसने मरवाया। एक दिन ये आया पार्लियामेंट में, और इसके खुद के दोस्तों ने, यार दोस्त जिसकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने तैयार कर रखे थे सोल्जर्स पहले, जैसे ही आया उसको अरेस्ट करा दिया। इसने बोला सोल्जर्स को, मैं तुम्हें पता मैं कौन हूँ, तो तब तक वो इससे क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है, जब भी तख्ता पलट होता है तो लोग पहले सोल्जर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। इसको जेल में डाल दिया गया, और फिर अगले महीने इसको गुलेटाइन में डाल के इसका भी गर्दन काट दी गई। अच्छा भैया, ये हो गया। अब वहां पे जो पार्टी बनी
क्योंकि इस बंदे ने इतना पावर का मिसयूज किया था, तो ये लोग नहीं चाहते थे, फ्रांस के लोग, कि यार ये दोबारा से इस तरह का बंदा आ जाए। तो उन्होंने अपनी जो कन्वेंशन थी उसको डाइल्यूट कर दिया, उसके अंदर दो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, उसका नाम था डायरेक्टरी। डायरेक्टरी डायरेक्टरी के अंदर क्या था कि एक तो 1794 की बात करो, जुलाई की, मैक्सिमिलियन मार दिया गया। वेल्दी मिडिल क्लास जो थी जुलाई 74 में, 92 94 तक मैक्सिमिलियन भी था, जुलाई 94 में उसको मार दिया गया, उसको उसको मार दिया। और जो रिच मिडिल क्लास के रिच लोग थे, जो ट्रेडर्स लोग थे, जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने पावर कैप्चर कर ली। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल दिया गया कि किसी नो प्रॉपर्टी नो वोट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं तो आपको वोट नहीं, आप वोट नहीं कर सकते। साथ में इलेक्शन की जो काउंसिल थी उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक पार्ट में 5 लोग थे, उनको बोलते थे डायरेक्टरी, कि ये डायरेक्टर्स हैं, पूरे देश की व्यवस्था ये चलाएंगे, डायरेक्टरी। और लेकिन डायरेक्टरी को सपोर्ट करने के लिए एक और उनका एक हाउस था जिसको बोलते थे उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें 800 लोग थे जो अलग अलग जगह से चुन के आए थे। कहानी कब की हो रही है? जुलाई 94 की। अब देखो 94 में ये कहानी खराब होनी शुरू हुई। फ्रांस के लोगों ने इतनी हल्ला गुल्ला, इतनी वायलेंस की थी, इतना मारा काट की थी कि यार देश में अच्छे दिन आ जाए। अब वो डायरेक्टरी इतनी वीक हो गई क्योंकि 5 लोग हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो उसकी बात काट रहा है, उसकी बात काट रहा है, नीचे से एक और उसके नीचे नीचे लोअर हाउस है। तो देश के अंदर कुछ भी ढंग के निर्णय होने बंद हो गए, आगे कुछ बढ़ना बंद हो गया, कोई नई चीज आनी बंद हो गई। तो लोगों के अंदर आ गई बगावत, लोगों में आना गुस्सा शुरू होना शुरू हुआ। उसी वक्त एक बंदा उभर के आया, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के जो फादर थे एक सरकारी ऑफिसर थे, छोटे मोटे, बहुत बड़े नहीं थे। तो ये बंदा आर्मी में इसलिए चला गया, जैसे हम आर्मी में चले गए, हमें कमीशन मिल गया आर्मी में, तो इस बंदे को फ्रेंच की आर्मी में कमीशन मिल गया, अफसर बन गए। और अपनी बहादुरी से, अपने बलबूते से, अपने दिमाग से, समझ बूझ से धीरे धीरे उठता चला गया ऊपर। 2-4 इसको कैंपेन जो दिए गए आर्मी की तरफ से, उसमें जीत का आया। तो लोगों की नजरों में हीरो बनना शुरू हो गया। लोग वैसे परेशान थे नेताओं से कि साले कुछ कर तो रहे नहीं, डायरेक्टरी नाम पे बना रखा है, करते हो देते हैं। हाँ, मैं उनको वर्ड बोला था, सिटियन, मैडम, सिटियन, सिटियन एंड सिटियन। सिटियन मेल के लिए, निशुर के लिए, और सिटियनी लेडी के लिए, ये वर्ड यूज करते थे। तो ये हो गया। उसके बाद नेपोलियन धीरे धीरे हिट होना शुरू हो गया। नेपोलियन जब हिट होना शुरू हुआ तो जब आई थिंक समवेयर अराउंड 96-97 ही बिकेम सो पावरफुल दैट ही नेम्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एक नाम दिया था, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चांसलर या तो कुछ ऐसा नाम कुछ दिया था उसने, अपने आप को बनाया था कुछ। एक मिनट देखो, मैं कुछ उसने अपने आप को नाम दिया, ठीक है, और नाम दे के वो पावर अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद उसने क्या किया, पावर, देश की जनता का दिल जीतने के लिए उसने बोला देखो, अब फ्रांस के अंदर तो हमने राजा को हटा दिया, मोनार्की को हटा दिया, हम बाकी कंट्री में भी अच्छा काम करते हैं यार, बाकी कंट्री के लोग भी परेशान हैं इन राजाओं के अंदर, चलो हम जाके वहां उनकी हेल्प करते हैं। मेन उसका एजेंडा क्या था कि लोगों का ध्यान देश की समस्याओं से हटा के बाहर लगाता हूँ, फिर मैं जीत के आऊंगा तो लोग मेरे को वाह वाह करेंगे, तो मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। तो ये उसने किया। 1798 में इटली पे अटैक कर दिया। इटली के लोगों ने कहा हाँ आ जाओ आ जाओ। इटली में उस वक्त जो राज्य था वो सर्डानिया पाइडमोंट के राजा थे, एमेनुअल, नहीं एमेनुअल वन या कुछ तो थे, उनका राज चलता था। तो इटली के लोगों ने कहा हाँ यार आ जाओ, राजा ने बहुत परेशान, एक्चुअली क्या हुआ, इंसान की हालत होती है, जहां इंसान होता है ना परेशान ही रहता है, बोला आ जाओ यार नेपोलियन भाई, तू आ जा जल्दी, हमारी हेल्प कर दे, हम तेरे साथ। नेपोलियन गया, लोगों की हेल्प से इटली में राजा को हरा दिया। इटली में अपने बंदे बैठे। नेपोलियन क्या करता था, जहां अटैक करता था वहां अपनी फैमिली का कोई ना कोई बंदा गवर्नर बैठा देता, वहां किया, फिर प्रूशिया में किया, फिर ऑस्ट्रिया में किया, यूके को थ्रेटन करना शुरू कर दिया इंग्लैंड को, भाई अब तेरी तरफ आ रहा हूं मैं, ठीक है, उधर प्रूशिया की तरफ, ऑस्ट्रिया की तरफ, चारों तरफ डेनमार्क वेनमार्क को सबको थ्रेटन करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये बंदा जीतता गया जीतता गया जीतता गया, मतलब 1798 से 1813 तक 15 साल इसने एक लड़ाई नहीं हारी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। 15 ईयर्स तक ये बंदा जीतता। उसके लिए जो वॉर होते हैं उनको बोलते हैं नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन पूरे यूरोप,
ऐसा लगने लगा एक टाइम पे कि पूरी यूरोप को खा जाएगा। अब 1813 में सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, जितने दुश्मन थे, जितने राजा थे। उन्होंने बोला यार ये बंदा इस हिसाब से चलता रहा तो राजा तो खत्म हो जाएंगे देश से, हम सबको बर्बाद कर देगा ये। तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर इन्होंने कंबाइंड फोर्स बनाई। क्या नाम बताया? पी बार। रूसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, ठीक है। और इन्होंने उसको हराया। इन लोगों ने नेपोलियन को हरा दिया। हाँ, 1813 में। और उस बैटल का नाम था लुडविग, बैटल ऑफ लुडविग। हुआ क्या था, जर्मनी के अंदर ये लोग लड़ते रहते थे आपस में। 300 जर्मनी पे इस बंदे ने कब्जा कर लिया था, 39 प्रोविंस बना दी थी। और 39 प्रोविंस के जो राजा थे, अब उनको लगता था कि यार इस तरह तो हमारा हर बंदा हमारा फायदा उठाएगा, तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग इकट्ठे हो गए जर्मनी के लोग। इधर ऑस्ट्रिया को बोला भाई तू भी हेल्प कर, रशिया को बोला भाई तू भी आ जा, ब्रिटेन को बोला भाई तू भी आ जाओ, चलो मिल के लड़ते हैं। तो बैटल ऑफ लुडविग में पहली बार 1813 में हारा था, और हार के वापस आया अपनी कंट्री में। 100 डेज इसने वो राज किया। उसके बाद फिर एक लड़ाई के लिए तैयार हो गए वो चारों के चारों। इसको जाना पड़ा लड़ाई के लिए, और वो लड़ाई थी बैटल ऑफ वाटरलू। वहां पे बंदा हार गया, वहां पे हार गया, इसको बंदी बना लिया गया, इसको सेंट हेलेना आइलैंड में कैदी रखा गया, जहां 6 साल बाद इसकी डेथ हो गई। 1815 में वियना कांग्रेस हुई, में उसकी डेथ हो गई। 1821 में मर गया था। 1815 में वियना कांग्रेस हुई। फ्रांस के टुकड़े टुकड़े कर दिए चारों तरफ से, काट कूट काट कर, और ऊपर से $6 बिलियन 6 बिलियन लिवरे का वो डाला गया। क्या पेनल्टी डाली गई? पेनल्टी कि तुम्हारी वजह से साला लड़ाई हुआ है, फ्रांस की वजह से तुम लोगों ने सबको हमें बर्बाद कर दिया है, तुम पे इतना पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी लगाई गई। और लुई 15 मर गया था तब तक लुई 14 तो था जिसको मारा था, जो मैरियो एंटरनेट वाला कहानी है जो पूरी। और ये था लुई 16 को गद्दी पे बैठाया गया फ्रांस में, वापस मोनार्की आ गई। ओके दोस्तों, यहां तक देखने के बाद अभी चलो एक एक करके थोड़ा सा मैं नोट्स में। अभी तक डाउट हो तो कुछ बताओ यार, कहीं किसी को कोई डाउट आ? No, sir, I just want some notes from you. Can you just send me after the class? पहली बात तो मेरे को अनंत की बात पे अनंत की बात का जवाब देना है। अनंत, आपने हिंदी के मुझसे कुछ नोट्स मांगे थे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे वो मैसेज दोबारा आपने भेजना है ताकि मैं आपकी वो हेल्प कर सकूं, आपको भी नोट्स भेज सकूं। हिंदी के नोट्स से थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आ जाएंगे लेकिन, ठीक है। दूसरी बात सर वो सर जो बुक है सर उसमें से हाँ बुक है ना, बुक तो उनको नोट्स ही तो बोलते चाचा। अभी मैं जो तुम्हें भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, देखो दोस्तों, चैप्टर 1 के मैं 3 तरह के नोट्स भेज रहा हूँ। अरिहंत, ओसवाल, क्यूबी, दोनों के क्यूबी भी आ रहे हैं। एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक आ रहा है। नहीं तो तुम तो 10th के थोड़ी 9th के तुम लोग। एक मिनट होल्ड करो। सर कैन यू सेंड मी द नोट्स ऑफ चैप्टर 2 आल्सो? एक मिनट। तो हिस्ट्री की बात कर रहे हो? यस सर, हिस्ट्री चैप्टर 2 रशियन रिवॉल्यूशन। अरे नोट लो, सारे नोट्स दबा के पढ़ो है तुम लोग। देख लो, नोट्स चेक कर लो। ये कहाँ है अपना अनंत? सब लोग के लिए, सब लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। अनंत, भरत, सब लोग, ये सारे नोट्स आ गए तुम्हारे। चैप्टर 2 पूरा रशियन रेवोल्यूशन, और उसके अलावा चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओसवाल, अरिहंत, फुल मार्क्स, सारे नोट्स हैं। 8 सेट है, जो अच्छा लगे उसी से पढ़ लेना। ओके, अब हम आ गए इधर। यस, स्टॉप शेयरिंग, शेयर दिस। ओके, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या मिला? इनका रूल, इनका लॉ क्या था? लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम नहीं है, फ्रेटर्निटी है, मैंने गलत लिखा है, या फ्रीडम है शायद से, देख लूंगा। या इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। लुई 16 13 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा है। 20 साल का लुई 16, ये नजर आ रहा है अपना वैभव, ऋषित? यस सर। सर आप तो बोल रहे थे लुईस 14 मरा था वो है जी? आप तो बोल रहे थे वो लुईस 14 मरा था जो जिसकी गर्दन काटी गई थी। लुई 16 मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा बहुत यार, मेरे को भी अभी 16 था ये लुई 16, और लुई 18 बाद में 1815 बना, ठीक है। कहाँ गया अपना खालिद? यस सर। ओके, तो 1774 में बंदा 20 साल का था, बोरबॉन। इनकी जो फैमिली थी ना, वो बोरबॉन बिस्किट आते ना, इन्हीं के नाम पे हो।
इनकी रॉयल फैमिली का नाम था बॉर्बन। ऐसी बहुत सारी फैमिली थी, हाउस ऑफ बॉर्बन, हाउस ऑफ ये जो ऑस्ट्रिया में थी हैशबर्ग, हाउस ऑफ हैशबर्ग, हाउस ऑफ दिस, हाउस ऑफ दैट। इनका हाउस ऑफ बॉर्बन था। ये बन गया। एम्प्टी ट्रेजर मिला है। ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी कर ली। 13 कॉलोनी को हेल्प करने के चक्कर में बन गया बैंड $2 बिलियन का। अब जिनसे पैसा कर्ज पे लिया था वो टैक्स लगाने लगे। अब टैक्स लगाने लगे, राजा को चाहिए पैसा। उसने बोला भाई ओ बुला लो इनको यार, सबको थर्ड स्टेट को बुला लो, हम थोड़ा यहाँ पे इन पे टैक्स टूक्स लगाएंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेट क्लैरिटी का था जो कि 1/10 टैक्स लेता था, ठीक है। सेकंड नोबिलिटी था, और तीसरे थे अपने भाई लोग थर्ड स्टेट वाले, जो कि सारा टैक्स यही देते थे, बाकी तो कोई टैक्स नहीं देता था। तो 15 से 18 तक दिक्कत क्या हुई थी, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। खाना उतना उस वक्त नहीं बढ़ता था, उतना ज्यादा खाना कम था, तो लोग परेशान होने लग गए थे, इसलिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब खाने के लाले पड़ने को बोलते हैं सब्सिस्टेंस, खाने को रोटी नहीं। ठीक है। अच्छा, 3 वहां पे बड़े, अच्छा मिडिल क्लास आ गई। मैंने बोला इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो नए नए माल बाहर जाने लगा, दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड होने लगा, तो एक नई क्लास उभर के आई, ट्रेडर की क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट की क्लास, इसको मिडिल क्लास बोलते हैं। इनके नए नए आइडिया थे। उन्होंने बोला हाँ ऐसा नहीं चलेगा, ये करना चाहे वैसे करना। इसमें पढ़े लिखे लोग थे। तो 3 लोग थे जिनका नाम बार बार आता है। जॉन लॉकी, जिसने बोला था कि किंग का जो आइडिया है वो डिवाइन राइट नहीं है। उसने लॉक था ना, पुराना लॉक राजाओं का, कि हम है राजा, हम भगवान के भेजे हुए हैं, उस लॉक को इसने अनलॉक कर दिया, जॉन लॉकी ने। ठीक है। रूसो ने एक बताया था कि भाई रूसो का क्या कॉन्सेप्ट था कुछ सोशलिज्म का, एक मिनट बताता हूँ। मॉन्टेस के एक पहाड़ पे चढ़ गया, माउंट पे, ये सब ट्रिक है याद करने की। मॉन्टेस के माउंटेन के ऊपर चढ़ गया और 3 रस्सियां फेंकी उसने, बोला लेजिस्लेटिव को अलग करो, एग्जीक्यूटिव अलग करो, जुडिशियल अलग। राजा के पास तीनों पावर है, इन तीनों पावर को अलग अलग लोगों के पास होना चाहिए। अच्छा, ऋषि का था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट है राजा के बीच में, प्रजा के बीच में। प्रजा जो है टैक्स देती है राजा को, और बदले में राजा उनकी हेल्प करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि राजा जब मर्जी अपना टैक्स बढ़ाता रहे, ये सब करता रहे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है लुई 16 ब्रेक कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं। ये हो गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया 75 से 83 तक वो लोग तो आजाद हो गए, उसके बाद से इनका बैंड बज गया 16 का। ठीक है भाई। उसके बाद ये आ गया और रेवोल्यूशन। 5 मई को इसने बुलाया था, वही कहानी हो गई, जाके वो टेनिस कोर्ट में जाके टेनिस खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। 40,000 लेटर लेके आए थे पूरे देश से। टेनिस कोर्ट भी होता था? टेनिस कोर्ट था वहां पे, जहाँ पे टेनिस खेलता था। नहीं तो सर, वहाँ उस टेनिस टाइम कोर्ट, पे मुझे लगा उस टाइम पे टेनिस गेम भी नहीं होता होगा। अरे क्या बात कर रहा है यार, टेनिस कोर्ट में वहां जाके बैठ गए लोग, वहां पे असेंबली प्रोटेस्ट में जाके बैठ गए। तो ये दिखाता हूँ टेनिस नहीं होता हुआ, टेनिस इंडिया में तो अभी आया है। देखो, ये देखो टेनिस कोर्ट की फोटो भी बहुत इंटरेस्टिंग फोटो है। देखो ये टेनिस कोर्ट जहाँ पे बैठे हुए लोग, देख रहे हो, तो टेनिस कोर्ट ओथ, और ओथ को बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। वहां जो ओथ ली गई थी कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ से नेशनल असेंबली का एक वो नहीं बना लेंगे। खाली देख रहा है तो टेनिस कोर्ट को। यस सर। ओके, तो ये होगी कहानी खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए। 5 मई को ये कहानी हुई, 20 जून तक कुछ नहीं हुआ। राजा ने बुला ली वो आर्मी को देख के लोगों ने बोला यार ये तो साला गलत हो रहा है। 14 जुलाई को बेस्टिल पर अटैक कर दिया। और बेस्टिल पर अटैक करने गए थे, क्या इनको चाहिए, क्या था इनको, थे हथियार। इसके अलावा सब लूट मच गई। फिर तो जितने वो थे लैंडलॉर्ड वगैरह सबको लूट लिया। अच्छा, 4 अगस्त को रॉयल डिक्री हुई कि भाई राजा की पावर खत्म, चर्च की पावर खत्म, नोबेल्स का फ्यूडल टैक्स खत्म, टीथे खत्म। $2 बिलियन 2 बिलियन लिवर का जमीन मिल गई नेशनल असेंबली को। फ्रांस में अभी लिवरी यूज होता है, पाउंड यूज होता है? फ्रांस में फ्रैंक को भी यूज होता है, फ्रैंक। तो अच्छा, 2 साल के अंदर इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इन्होंने बोला कि अभी सर है ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होगी, राजा हमारे हिसाब से चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी बात बोल दी कि जो 25 साल की उम्र का होगा, टैक्स देता है, वो टैक्स वो कर रख सकता है, इलेक्शन 3 days वोट दे of सकता है। labor's wage. हाँ, इलेक्शन वोट करता है, उनको एक्टिव सिटीजन बोलते थे। वुमेन को बोला तुम पैसिव सिटीजन, तुम वोट नहीं कर सकती। तो अच्छा, दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपकी 35 ईयर एज होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अच्छा, और ये सब कहानी शुरू हो गई। तो ये तो हुआ था इनका। अच्छा, फ्रांस ने मोनार्की हटा दी और बन गया अभी रिपब्लिक।
92 में हुआ है, ऑस्ट्रिया 90। अच्छा, नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर वार कर दिया किसके खिलाफ? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये राजा के पक्ष में आके हम पे अटैक कर देंगे और हम लोगों को हराएंगे, राजा को दोबारा बैठाएंगे। ठीक है, तो वर्साइस की एक, अच्छा, उस लड़ाई में जब लड़ने आए थे लोग, वो एक टाउन है फ्रांस के पास, उसका नाम है मार्साइस। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मार्साइस। मार्साइस के लोग जब आए लड़ने के लिए लड़ाई में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ 92 में, वो एक गाना गाते हुए आए थे। तो उस गाने का नाम था मार्च ऑफ मार्साइस। आज भी वो फ्रांस का नेशनल एंथम माना जाता है, आज भी वही बजता है। अच्छा, वो लोग लड़ने चले गए, विमेन वगैरह फैमिली को लुक आफ्टर कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, सेंट जेकब, मैंने बताया जैसे वहां पे मीटिंग होती थी लोगों की। Sir, I wanted to ask a question. या Sir, how Maximilian Robespierre died? गुलेटिन, ओके, बता रहा हूँ, आ रहा है। तो जैकोबिन क्लब का बंदा जो मेन था, मैक्सिमिलियन रोज़ेबियर था। ये बंदा बड़ा तगड़ा था, धीरे धीरे इसने अपनी पावर ले ली और इसने अपने बंदे जो थे साथ में लगाए, वो काम करने वाले थे, वर्कर वगैरह, डॉक में जो काम करते हैं, शिप पे जो काम करते हैं। और वो लोग थे, वो थे जो कि ब्रीचेज नहीं पहनते थे। ब्रीचेज क्या होता है? जो राइडिंग करने वाली, तुम देखिए पैंट होती है राइडिंग करने वाली, नीचे से बिल्कुल टाइट, ऊपर से लूज, उसको ब्रीचेज बोलते हैं। जो रॉयल फैमिली के लोग ज्यादातर ब्रीचेज पहन लेते हैं। इस बंदे ने कहा हमारे बंदे ब्रीचेज नहीं पहनेंगे, हमारा नाम होगा सैन ब्रीचेस, यानी कि विदाउट ब्रीचेस। सैन का मतलब था विदाउट, सैन क्लूटोज, सैन क्लूटोज, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके बंदे जो फॉलोअर थे उनका नाम था सैन क्लूटोज। अच्छा, और साथ में एक रेड कैप का भी सिंबल दिया गया। फ्रांस में ये दस्तूर था कि कोई स्लेव अगर मुक्त कर दिया जाए उसके मालिक के द्वारा, सो दैट गाय विल वियर अ रेड कैप, showing that I have been freed now. I'm not a slave anymore. So सैन क्लूटोज क्या करते थे? विदाउट वैसे पैंट पहनते थे और कैप लगा के रखते थे। अच्छा, तो ये सब तो कहानी चलती रही। जैकोबियंस ने टुलरीज पर अटैक कर दिया, उसको उठा के लेके आगे राजा को, राजा के गार्ड को मार दिया और उनको प्रिजन में डाल दिया। ये बात है 1792 की, जो कि जैकोबियन क्लब की जो सरकार थी, इसका नाम था कन्वेंशन। इलेक्शन कराए गए अगस्त 92 में और 21 ईयर के ऊपर एज दे दिया गया और रोज़रबियर के हाथ में पावर आ गई। फ्रांस को बना दिया रिपब्लिक। लुई 16 को डेथ सेंटेंस पकड़ा दिया गया और 21 जनवरी को ग्लूटन से मार दिया गया। उसको कहाँ मारा गया? पैलेस डाला कैनकॉर्ड के अंदर, एक पैलेस वहां पे था, उसके अंदर वहां पे उसको फांसी, वो ग्लूटन से मार दिया गया। और कुछ टाइम बाद मैरी को भी मार दिया गया। रेन ऑफ टेरर चला 93 से लेकर 94 तक और इस बंदे ने दे दबाले लोगों का बैंड बजाया। किसने? रोज़ेबियर, जैकोबिन क्लब का जो बॉस था। और इसने एक नई कोर्ट बनाई, इसका नाम था रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उसके अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं होता था। बोला तुम्हारे सामने एक बंदा आएगा, उसका तुम्हें एक फालतू का ट्रायल चलाना है दिखाने के लिए कि हाँ मुकदमा चल रहा है, बट फटाफट निपटा देना 2 दिन में और फांसी की सजा दे देना। ये काम किसका था? रिवोल्यूशनरी कोर्ट का था। इन्होंने भैया सबको पकड़ लिया, जो क्लर्गी वाले थे, मेंबर थे, नोबल थे, जिसको पकड़ लिया उसी को बुलेटिन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपने दोस्तों, यार दोस्तों को भी इस बंदे ने मारना शुरू कर दिया। इसने बोला कि सुनो, अब से जो है व्हाइट फ्लोर यूज नहीं होगा, मैदा नहीं यूज होगी, खाना नॉर्मल टाइप का आटा यूज होगा, जो ब्रेड बनेगी उसको इक्वलिटी ब्रेड बोला जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी को मिश्यूर और मैडम नहीं बोलेगा। सिटियोन बंदों को सिटियोनी सिटीजन, फीमेल सिटीजन को बोला जाएगा। चर्चेज को बंद कर दो और जितने चर्चे यहाँ पे ऑफिस वगैरह खोल लो। रोज़रबियर बिकेम में वर्चुअल डिक्टेटर बन गया। लेकिन इसकी पॉलिसी की वजह से इसके दोस्तों ने इसका साथ छोड़ दिया और इसको फाइनली पकड़ के इसका खुद का मुकदमा उसी कोर्ट में चलवा दिया जिसने बनाई थी जुलाई 1794 में इसको। सर बुलेटिन मतलब फांसी चढ़ाना? अरे बुलेटिन नहीं दिखाया था तुम्हें मैंने, जिसमें गर्दन कट जाती है बंदे की, ना खालिद। अच्छा, अब क्या हुआ, धीरे धीरे वेल्दी जो मिडिल क्लास थी उसने, जैकोबियन तो कौन थे? वो तो मजदूर लोग थे, क्योंकि जैकोबियन जैसे ही मरा वो मजदूरों की पावर कम होगी, क्योंकि जैकोबियन का नाम खराब हो गया था। मिडिल क्लास के लोगों ने पावर लेनी शुरू कर दी और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। पहली बात, एक काउंसिल थी, ये काउंसिल क्या करती थी, ये एक एग्जीक्यूटिव बनाती थी जिसका नाम था डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में 5 डायरेक्टर होते थे, वो पूरा राज चलाएंगे। और ये इसलिए था ताकि एक बंदे के हाथ में पावर ना आ जाए, रोज़रबियर की तरह। लेकिन दुनिया में कोई भी काम अच्छा होता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा काम ये क्या कि किसी के पास पावर ना रहे, वो 5 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, वहां कोई पावर नहीं है, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे टेंशन आनी शुरू होगी और एक बंदा ने उठना शुरू कर दिया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने धीरे धीरे लोगों को
लोगों को अच्छा लगने लगा। अच्छा, वुमेन का काफी रोल था उसमें, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनको जो हक मिलना चाहिए था वुमेन को, वो मिला नहीं। अच्छा, लाइव्स उनकी करने के लिए था, पहले एजुकेशन नहीं हो सकती थी, अब एजुकेशन अलाउड होगी। पहले उनको फादर की परमिशन चाहिए थी, अब फादर परमिशन नहीं, कोई लड़की चाहे तो पढ़ सकती है। पहले ये था लड़की शादी करना चाहे ना करना चाहे, उसकी फैमिली कह रही करनी है तो करनी, अब नहीं, अब हटा दिया गया इसको। ठीक है, अब मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें लिखा जाता था कि भाई इसकी ये ड्यूटी, इसकी ये ड्यूटी। पहले डिवोर्स अलाउड नहीं था, अब डिवोर्स अलाउड कर दिया। ठीक है, अब वुमेन को बोल दिया भाई तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, तुम वोटिंग नहीं मिलेगी तुम्हें, बाकी तुम कर लो। एक्चुअली बहुत बहुत मशक्कत के बाद हमारे आजाद होने से 1 साल पहले फ्रांस के वुमेन को वोटिंग राइट मिला था। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, स्लेवरी को हटा दिया गया भैया, स्लेवरी को हटा दिया गया। और मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, 1919 में इसने अपने आप को बोला मैं फर्स्ट कॉन्सल ऑफ फ्रांस हूँ, टाइटल दे दिया फर्स्ट कॉन्सल का। और अपने अब ध्यान किस पे देना शुरू कर दिया कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करूं, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करूं, आर्मी को थोड़ा सा ट्रेन करूं और पैसा दूं आर्मी को। और नेपोलियनिक वॉर शुरू हो गई, कोएलिशन बनानी शुरू कर दिया, अलग अलग कंट्री से ग्रुप बना के फाइट करना शुरू कर दिया। ये हो गया। फ्रेंच मर्चेंट हो गए, ये सब हो गए, रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ को छोड़ देते हैं, तो तुम लोग खुद से भी कर लोगे। अच्छा, ये खुद ही बन गया मॉडर्नाइजर। हाँ, इसने काम काफी अच्छे किए, ये बात सही है। फ्रांस में अलग अलग जगह अलग अलग वेट यूज होते थे, सेम वेट लगाया हर जगह। फ्रांस में पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी को अलाउड नहीं थी, इसने कहा नहीं, जिस बंदे के बंगला है उसका खुद का बंगला है, कोई उसको ले नहीं सकता। कोई किसी की लैंड है तो लैंड उसको है। ये सब बहुत सारी चीजें उसने की थी। सेंट हेलेना क्लब में इसको कर दिया गया, और इसके साथ ही सभा समाप्त। अब मुझे डाउट पूछो, एनी डाउट्स? हाँ जी, नो नो डाउट। नो डाउट गाइस। तो स्टोरी तो तुम लोगों ने सुन ली, रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा। इसको स्टोरी को सुनने के बाद अब नोट्स रिवाइज कर लेना, इतने सारे नोट्स दे दिए तुम्हें, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। आनंद दुबे, भरत एंड एवरीबडी एल्स। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ, सर मैंने सुना है कि जब पुराने जमाने में पिंकी प्रॉमिस जो होते थे, जब वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता तो पिंकी फिंगर जो होती है छोटी वाली, उसको काट दिया जाता था। ये बहुत कम जगह पे है, ये हर जगह तो नहीं है, पर कहीं कहीं है ऐसा कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करो तो तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट कट कर दिया जाएगा। ज्यादा ही इस्लामिक वो भी था, ट्रेडिशन भी था, वो तो अभी भी है। लाइक सऊदी में और यूएई में मैंने सुना है ऐसे तरह के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। इतना तो नहीं, पर काफी स्ट्रिक्ट मिलता है। और जैसे इंडिया में तो माल्या ने पता नहीं दुनिया भर के प्रॉमिस किए, भाग गया, तो इंडिया में तो फिर भी लूज है। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा था कि जेल तो हो जाती थी, फिंगर का मुझे पता नहीं। ठीक है, चलो अब सब लोग एक एक करके मीटिंग से गायब हो रहे भाई। अपन लोग भी अभी बाय बाय बोलते हैं। टेक केयर, वी मीट ऑन मंडे एंड मंडे वी विल स्टार्ट sir. अ न्यू चैप्टर। चलो, ओके, बाय बाय गाइस। सेम सर या सर टिश्यूज सर वाला चैप्टर। बाय सर। गुड नाइट सर, कल की क्लास की टाइमिंग 2 to 3 कर दीजिएगा। गाइस। मैसेज डाल दे, मैं कोशिश करूंगा, सर को बोलता हूँ करने के लिए। ओके चलो, सर। बाय 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 बाय।